सवाल देखिए आपका, देखिए कह रहा है कि बरानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रेन फेड एग्रीकल्चर फार्मिंग? यानी कि बरानी कृषि या वर्षा आधारित कृषि क्या है? देखिए बरानी या वर्षा आधारित कृषि जो है कि उस कृषि को कहेंगे जिसमें सिंचाई का सहारा नहीं लिया जाता है, ठीक है, वह वर्षा पर निर्भर रहता है, वर्षा के जलों पर वह निर्भर रहेगा। यानी कि जब बारिश होगी तो वो फसलें जो है कि हो जाएंगी। तो कोशिश इसमें यही किया जाता है कि वैसे फसल बोए जाए, ठीक है, या बरानी फसल या वर्षा आधारित कृषि जो होंगे वैसे होंगे जो जिनको थोड़ी कम मात्रा में पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो जिस भी फसल में थोड़ी कम मात्रा में पानी मिलेंगे उन फसल को हम लोग बरानी कृषि के अंतर्गत रख सकते हैं। उनको स्पेशल अलग से सिंचाई करने के लिए ना किसी तरह के जल की आवश्यकता है, ना किसी नल की आवश्यकता है, ना किसी तरह के जल की आवश्यकता है, ना बोरवेल की आवश्यकता है, ना ट्यूबवेल की आवश्यकता है, ठीक है। वह जो है कि बारिश के पानी पर निर्भर रहता है और वर्षा के सहारे ही इसमें खेती जो है कि हो सकता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक शुष्क भूमि के कृषि हो गया, ठीक है, एक शुष्क भूमि कृषि हो गया और दूसरा आर्द्र भूमि कृषि हो गया। तो भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार जो है कि इत्यादि होंगे। और जो शुष्कता को सहन करने में सक्षम फसल है इनमें उगाई जाती है। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती है। आर्द्र कृषि के अंतर्गत वर्षा ऋतु में चावल, जूट, गन्ना इत्यादि की खेती वर्षा पर आधारित होती है, ठीक है। तो वर्षा पर आधारित होती है तो कुछ कुछ इसके इस्तेमाल और भी तरीके से भी लिए जा सकते हैं। जैसे वर्षा जल का संग्रह करके, ठीक है, संग्रह किया जाता है, स्टोरेज करके ना उसको भी सिंचाई के कामों में लाया जाता है, ठीक। तो उससे भी एग्रीकल्चर किए जा सकते हैं। तो बरानी कृषि का मतलब ही हो जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, जो बारिश के पानी पर निर्भर रहे, ठीक है। अब जो है कि थोड़ा सा क्लाइमेट चेंजिंग के कारण यह तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसमें अनबैलेंस देखने के लिए मिला है, असंतुलन की स्थिति बना है, ठीक है। क्योंकि अभी के दौर में केवल बारिश पर फसल हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, समझे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जो बारिश जिसको कम मात्रा में पानी चाहिए होगा, जैसे यही देख लीजिए ना, जो आपका रागी हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, ये सब जो है कम पानी में भी आपका ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। तो या मक्का वगैरह हो गया। तो इस तरीके से जो है अगर उनको नहीं चाहिए पानी तो नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत अगर बारिश से उसमें ह्यूमिडिटी बरकरार हो जाएगा तो उतना पर ही वो ग्रो कर जाता है, तो उसके लिए उतना ही इनफ है, उसके लिए अनुकूल है, ठीक है। तो वो आपके इस तरह के कृषि रहते हैं। यहाँ पर आप क्या समझते हैं, यही समझाना था। तो हम बहुत कुछ समझते हैं, हमने समझ लिया कि जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होता है वो वर्षा आधारित कृषि कहलाता है, नहीं यही बात ना। और वो कौन कौन कृषि होता है, रागी, बाजरा, मूंग जो है कि चना और जो ज्वार है ये होंगे, ठीक है। तो ऐसा भारत में भी होता है और दुनिया के और जगहों पर भी होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना कि दो तरह के क्षेत्र होंगे, एक शुष्क भूमि होगा और एक आर्द्र भूमि होगा। एक सूखे इलाके होंगे, एक ह्यूमिडिटी वाला होगा जिसमें आर्द्रता होगा, ठीक है। तो समझ गए। अगले आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। चलिए, कोको के बारे में आप क्या जानते हैं? कोको के बारे में आप क्या जानते हैं? कोको माने कोको कोला का बोलो, कोको के माने का, कोको के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। देखिए कोको एक ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट कह सकते हैं। कोको जो है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है या उत्पाद है, कृषि का उत्पाद है जिससे चॉकलेट, ठीक है, इससे क्या होगा, चॉकलेट, जिससे जो है आपका चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक माने कोका कोला,
इत्यादि को बनाए जाते हैं। इसका उत्पादन जो है कि पश्चिमी अफ्रीका, विशेषकर घाना में, ठीक है, फिजी के नाम सुने होंगे, फिजी, घाना, घाना में होता है। फ्रांसीसियों ने यहाँ इसकी पौधा लगाया था और इसकी खेती रोपण कृषि कार्य के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। समझ में आ गया बात? तो कोको क्या है? कोको एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिससे क्या बनाए जाते हैं? चॉकलेट बनाए जाते हैं, जिससे सॉफ्ट ड्रिंक बनाए जाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला का नाम सुने होंगे, थम्स अप, पेप्सी, जो भी है आपका, इसमें मैंने कोको की मात्रा, ठीक है, कोक की मात्रा जिसमें रहेगा, ठीक, उससे मैंने इस तरीके से चॉकलेट वगैरह जो तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, या सॉफ्ट ड्रिंक बनाए जा रहे हैं, वो आपका कोक है। तो हम लोग कोक के बारे में यही जानते हैं। और आपका यह जो है कि 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का, तो ये 2 नंबर का ही आंसर ही इसको दिया जाएगा। 2 नंबर से ज्यादा का तो आंसर कहा भागीदार यह है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या डिमांड कर रहा है। चलिए जी, अगला सवाल जी, आइए जी, अगला सवाल जी, आइए जी, कृषि ऋण प्रदान करने वाले 4 संस्थाओं के नाम लिखिए। बहुत इजी बात है, ठीक है, बहुत जो है आपका जो है इजी बात है। ऋण कौन उपलब्ध कराता है? तो सबसे पहले बात बताते हैं कि ऋण जो है कि आपका बैंकिंग कराएगा, कमिटी कराएगा, या सहकारी बैंक, या नेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक, राज्य बैंक, कोनो बैंक, ठीक है, किसी भी तरीके के जो आर्थिक गतिविधि कर रहा है वो लोन उपलब्ध करा सकता है। तो ज्यादातर कृषि ऋण प्रदान करने वाली भारत में मुख्य संस्थाएं जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग रीजनल, ठीक है, रीजनल बैंक कह सकते हैं। ये लोन देता है। आपका सहकारी समितियां देती हैं, जो कमेटी वगैरह बनाए जाते हैं, कोऑपरेटिव कमेटी कह सकते हैं, या सहकारी भूमि विकास बैंक जो है ये भी आपको लोन मुहैया कराता है। और राष्ट्रीय बैंक जो है कि नेशनल बैंक, वो भी आपको लोन मुहैया कराते हैं। नेशनल बैंक जो है कि ये भी आपको लोन मुहैया कराएंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपको इसके अतिरिक्त जो है कि स्वयं सहायता समूह, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और पैक्स का गठन, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराया जाता है। तो यह जो है कि ऋण उपलब्ध कराने के पीछे कारण है कि कृषि को किसी तरह से बढ़ावा देना है। किसान के पास उतना पूंजी है नहीं, तो किसान तो ऋण ही लेगा, और नहीं इस तरीके से अगर उपलब्ध कराया जाए तो इसके बहुत बुरे प्रभाव हो सकते हैं। जैसे पहले आप मूवी वगैरह सिनेमा उनेमा देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि एक लाला होता था, सेठ, जो लोन देता था लोगों को, गांव में जो है कि वो लोन देने का कार्य करता था, समझे। और वो जब लोन का यानी कि वह जो है कि ब्याजों का ब्याज जो है जोड़ करके उस जिसको दिया हुआ रहता था उससे वसूलता था, और नहीं जब उससे वो पूर्ति कर पाता था तो उसके घर के सामान को अपने जब्त में लेता था, उसके खेतों को अपने जब्ती में लेता था, ठीक है। और कभी कभी ये चीज भी देखे होंगे कि घर की महिलाओं पर के इज्जत पर हाथ भी डालता था। तो ये सिनेमा था, तो एक्चुअली में वैसा ऐसा होता था, ऐसा नहीं है। सिनेमा ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं, कुछ न कुछ घटनाएं जो है कि वास्तविकता से संबंधित रहते हैं, इसके कारण मूवी वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो इस तरीका से अत्याचार और शोषण जो है कि बढ़ता जाता था, ठीक है। तो उन सब के विकल्प के तौर पर जो है कि अभी जो है आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ले सकते हैं, सहकारी समिति ले सकते हैं, सहकारी भूमि विकास बैंक या राष्ट्रीय बैंकों से है ऋण जो है कि ले सकते हैं, आपको ऋण उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कि स्वयं सहायता समूह भी हो गया है, जो है कि ग्राम पंचायतों में पैक्सों का गठन हो चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी मैंने चला जा रहे हैं सरकार द्वारा, तो उससे भी आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिससे आप एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं, अपने कृषि कार्य को ज्यादा विस्तार दे सकते हैं। तो यह रहा आपके, मतलब कहा कि 4 लिखना है तो 4 हम लोगों ने लिख लिया, और 2 जो है कि एक्स्ट्रा नीचे भी लिख लिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल जो है आपका क्या कह रहा है, ये देखते हैं। चलिए,
अगला सवाल क्या कह रहा है, मुक्त व्यापार क्या है। ठीक है, क्या है, मुक्त व्यापार क्या है, या व्हाट इज फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड का मतलब क्या हो गया, वो चीज हम लोग देखने का यहाँ प्रयास करते हैं कि फ्री ट्रेड किसको कहते हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड जो है कि हम लोग किसको कहते हैं। देखिए, मुक्त व्यापार सर्वप्रथम अभिलेखागार एडम स्मिथ, ठीक है, मुक्त व्यापार का सर्वप्रथम अभिलेखाकरण एडम स्मिथ द्वारा 1776 में लिखित अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन नाम से एक किताब लिखे थे। तो उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि श्रम का विभाजन कर दिया जाए तो इससे प्रत्येक श्रम में लगे व्यक्तियों के अपने जीवन कार्यों में विशेषता प्राप्त हो सकती है, जिससे सभी को अधिक लाभ होता, और ऐसा किसी भी ढंग से संभव नहीं है। समझे। तो इस तरीका से यानी कि मुक्त व्यापार के संदर्भ में जो है कि एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब में जिक्र किया है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार क्या है, तो मुक्त व्यापार जो है आपका कि श्रम का विभाजन अगर किया जाए और प्रत्येक श्रम में लगे व्यक्ति को अपने अपने कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है, जिससे सभी को अधिक लाभ हो सकता है, ऐसा किसी भी ढंग से संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए सवाल देखते हैं, जवाब हम देने का प्रयास करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी किन्हें दो प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ग्रामीण अधिवास कह रहे हैं, जो ग्रामीण बस्ती है, तो ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप पर भौतिक व सांस्कृतिक दशाएं प्रभाव डालती है। जो भी गांव के बस्ती है उस पर भौतिक और जो वहाँ के जो कल्चर है वह जो है कि मुख्य रूप से प्रभाव डालता है। तो भौतिक कारक का है, भौतिक कारक जैसे उच्चवास हो गया, ऊंचाई हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, भौम जल हो गया, जलवायु तथा जलवायु बस्तियों के प्रारूप का निर्धारण करने वाले महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। मैदानी क्षेत्रों में समतल भूमि होने के कारण सघन बस्तियां स्थापित हो जाती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग समझते चलेंगे। तो भौतिक कहने का मतलब है ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप पर भौतिक जो है कि भौतिक कारक प्रभाव डालता है। तो भौतिक कारक में क्या डाल सकता है, तो वहां की जलवायु, ठीक है, वहां के जो इलाके हैं, पठारी है, मैदानी है, कैसा है, वो भी प्रभाव डालेगा। क्योंकि लोग जो है कि इसी से डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो कि आपको पहाड़ में बसा दिया जाए, ऐसा टीलेदार पहाड़, ठीक है, तो आप नहीं बस वहां पर रह पाएंगे। जाहिर सी बात है कि वहां जो है कि आबादी जो है कि विरल पाए जाएंगे, सघन आबादी उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां मैदानी इलाके होंगे। सिंपल सी बातें हैं। तो गांव में भी यही चीजें हैं। तो देखिए, दुनिया में जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, उन सभ्यताओं का विकास पानियों के किनारे हुआ है, नदियों के किनारे पर हुआ है, जहाँ पानी उपलब्ध रहा हो, उन जगहों पर ही इसके संभावना देखे गए हैं। ठीक है, तो ये इसके फिजिकल कारक हो सकते हैं। सांस्कृतिक कारक में क्या हो सकता है, या लोग जो है कि काहे बसना पसंद करेगा, कि मान लीजिए एक बस्ती के अधिवास निर्धारण सांस्कृतिक कारक जैसे कि जाति हो सकता है,